हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज में डिटेल्ड वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वन शॉट के अंदर सभी जो है तमाम कॉन्सेप्ट्स मैं कवर कर दूंगा और साथ ही साथ हम वो सभी वैरायटी के क्वेश्चंस, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हुए हैं है ना आपकी एनसीईआरटी में, उन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इस डिटेल्ड वन शॉट के अंदर कवर करूंगा, सो दैट कि जनरली जो स्कूल लेवल एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब आपका कवर हो जाए। बाकी देखिए, ये तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि वन शॉट अच्छे होते हैं रिवीजन के लिए, या एक तरीके से कहें तो क्विक लर्निंग ऑफ चैप्टर के लिए। बाकी इसी टॉपिक पे अगर आप 100 क्वेश्चन भी करेंगे वो भी कम है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहते हैं टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती चली जाती है। बट जनरली स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं होता क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और बाकी अपनी ज़िंदगी भी है ना, मौज मस्ती भी है। तो इतना कर लेंगे हम लोग कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इनफ रहेगा। ठीक है ना। सो टोटल आज हम लोग यहाँ पे करीबन 23 क्वेश्चंस जो हैं कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो थ्योरी के साथ साथ 23 क्वेश्चंस। ठीक है ना, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं माइंड मैप के ऊपर। ठीक है, सो माइंड मैप, तो माइंड मैप में सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है सीक्वेंस, तो आपको बताएंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, देन सीरीज क्या होता है। ठीक है, अच्छा, सम पॉपुलर सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट आपके कोर्स में सिर्फ एक है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप 10वीं क्लास में ठीक ठाक पढ़ चुके हैं। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है बेस्ड ऑन सम पैटर्न, बताएंगे क्या पैटर्न है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर nth टर्म ऑफ जीपी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी। फिर मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, एंड बच्चों मैं आपको बताऊंगा इसमें ज्योमेट्रिक मीन, है ना। सो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड ज्योमेट्रिक मीन के बाद रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये बेसिकली ये सब आपके कोर्स में है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये बेसिकली एंटायरली आपके कोर्स में है। तो एक एक करके टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या है बच्चों। सो सीक्वेंस बेसिकली ना यार देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, सीक्वेंस एक फॉर्मूला होता है, राइट, या फिर वी कैन से अ फंक्शन होता है, राइट। ठीक है ना, एक फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, लाइक कैसा, ऐसा, है ना, an इज इक्वल टू लेट्स से 2n + 2। एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा फंक्शन, है ना, दैट गिव्स अस, फॉर्मूला और फंक्शन दैट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, दैट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो सीक्वेंस इज बेसिकली अ फॉर्मूला और फंक्शन, ठीक है ना, दैट गिव्स अस द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये अब लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे देगा। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है यही सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस हमको क्या देगा भैया, हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स देगा। कैसे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो a1 बराबर इट इज 2 × 1 + 2 दैट इज 4। n की वैल्यू 2 लोगे तो a2 बराबर इट इज 2 × 2 + 2 राइट 6। एंड n की वैल्यू 3 लेंगे तो a3 बराबर इट इज 2 × 3 + 2, 2 × 3 + 2 इट इज इक्वल टू 8। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि इससे हमको अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो हमको क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स वी आर गेटिंग 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। आगे n की वैल्यू 4 रखेंगे। ध्यान रहे, क्योंकि जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं ना, तो ये देखिए, ये पहली टर्म बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पहली टर्म। ठीक है ना, इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकेंड टर्म, इट इज थर्ड टर्म। तो ध्यान रहे, ये जो n की वैल्यू हम लोग रखते हैं वो बेसिकली नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है ना। सो फॉर्मूला और फंक्शन दैट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स, एंड फॉर्मूला और फंक्शन, और मैं ये कहूंगा कि भैया दैट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और यहां पे लिख दूंगा हुज डोमेन इज, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, फॉर्मूला और फंक्शन हुज डोमेन, डोमेन मतलब
कि जो वैल्यू n की हम रख रहे हैं वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. सो हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, हुज डोमेन इज n, दैट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. ठीक है, सो सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन सम डेफिनेट पैटर्न, है ना. तो आसान भाषा में सीक्वेंस को क्या भी लिख सकते हैं हम लोग, सीक्वेंस क्या भी है आसान भाषा में, इट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस इज बेसिकली आसान भाषा में इट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन सम पैटर्न, लिस्ट ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन सम डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, ठीक है. सो इस पूरे के पूरे पेज पे सीक्वेंस क्या है, ये फॉर्मूला जो कि हमें क्या देगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स देगा बेस्ड ऑन सम डेफिनेट पैटर्न. ओके, व्हाट इज द सीरीज बच्चों, व्हाट इज द सीरीज, सीरीज के बारे में बताएंगे आपको. सो सीरीज क्या होता है, इट इज बेसिकली इट इज द सम ऑफ, ये समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ, है ना, समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, राइट. तो जैसे ये आपको सीक्वेंस से लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले थे, देन 4 + 6 + 8 and so on, this is called as series. So series is nothing but the expression which is obtained by adding the list of numbers 4 + 6 + 8. तो ये सीरीज हो गया, समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. क्लियर है भैया, परफेक्ट है. अच्छा, सीरीज को हम लोग समटाइम्स इससे समेशन के साइन से भी डिनोट करते हैं. इसका मतलब क्या है, अगर समेशन ऑफ ए के फ्रॉम के का वैल्यू 1 से लेके n तक लेंगे, तो इसका मतलब के की वैल्यू जरा 1 रखो, 2 रखो और 3 रखो, और कहाँ तक ले जाओ के की वैल्यू को, n तक ले जाओ, एंड समेशन का साइन है तो यानी कि इसका मतलब ऐड कर दो. सो ऐसे भी अपन क्या करते हैं, सीरीज को एक्सप्रेस करते हैं फ्रॉम द समेशन साइन. ठीक है ना. तो आपको क्लियर हो गया बच्चों, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज. ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इसी तरीके से हैं कि भाई गिव 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, गिव फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. ठीक है ना. तो आइए जरा हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों प्लीज, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा. व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज. सीक्वेंस इज द फॉर्मूला और फंक्शन दैट गिव्स अस लिस्ट ऑफ नंबर्स, एंड सीरीज इज द समेशन ऑफ दोस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों. ठीक है, अब बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए यहां पे उसने क्वेश्चन में वो कह रहा है ना, क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालनी है, आपको निकालनी है. तो देखिए पहली टर्म तो आपके पास है, राइट. जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे बच्चों तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, राइट. n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म a2 = 3. अब n की जगह मैं फिर से 2 रख रहा हूं तो 2 - 1 + 2. सो इट इज a2 इज 3a1 + 2 विच इज 3. a1 कितना है बच्चों, 3 + 2. सो a2 कितना हो गया, 3 × 3 = 2 = 11. इज इट क्लियर बच्चों. सेकेंड टर्म निकाल ली हमने. थर्ड टर्म निकालने के लिए वी हैव टू पुट n = 3. विल पुट n = 3, है ना. सो n की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा, सो इट इज 3 टाइम्स a, 3 - 1 2, सो a2, है ना. देखिए आप इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, आप इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू रख रहे हैं और तब जाके आपको टर्म्स मिल रही है ना. सो a3 = 3, a3 - 1 यानी कि a2 + 2, यानी कि इट इज 3 of a2 is 11 + 2, 11 × 3 = 33 और 2 = 35. सो दिस इज a3, राइट. सो 3 टर्म्स लिख लिया हमने. सिमिलरली वी कैन राइट नेक्स्ट टर्म्स एज वेल. सो इट इज n की वैल्यू अगर हम लोग 4 लेंगे, n की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो a4, है ना, इसी फॉर्मूले में इट इज 3 और 4 - 1 3, यानी कि 3a3 + 2. सो इट इज 3a3 कितना है बच्चों, 35 + 2. सो इट मीन्स कितना हो जाएगा ये, 3 × 5 = 15 का 5 का असल को 1, 3 × 3 और 1 10 + 2 यानी कि 107. एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर n की वैल्यू अगर हम लोग 5 रखेंगे तो हमको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी ना बच्चों. सो हमने क्या करा, a5 = 3a
5 minus 1 4, 3a4 plus 2. So it will give us 3 into 107 plus 2. So it is 3 7 21, 3 एकम 3 और यानी कि 323. So this is our A5. ठीक है बच्चों. So A1, A2, A3, A4, A5 है ना. So फर्स्ट 5 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी बच्चों? फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी? इट इज A1 इज 3, ये तो गिवन ही था अपने को. देन 11, राइट, देन 35, राइट, और देन 107 एंड देन 323. ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ठीक है. और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हम लोग कोई भी जो नंबर है वो पिछली टर्म को 3 से गुना करके 2 जोड़ के आ रहा है. तो यानी कि 3 तिया 9 2 11, 11 तिया 33 और 2 35, और 35 तिया 105 और 2 107, और 107 तिया 321 प्लस 2 323. सो दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. क्लियर है? ऐसे करके आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. चलें भैया आगे चलें क्या, है ना. प्रॉपरली ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे. ठीक है. देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी कोई लेक्चर, देखिए पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे मौज मस्ती, गाना, शॉर्ट्स, ये सब. सो पढ़ाई में अगर आपको आनंद चाहिए, राइट, जैसे मान के चलिए कोई मूवी देख रहे हैं, वो मूवी आपको समझ में नहीं आई तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता. तो ऐसे लेक्चर्स हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा. तो इसलिए समझ के चलते चलिए, नोट करते चलिए, खुद से कोई भी क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपको मज़ा आएगा. क्योंकि देखिए ध्यान से, 1.5 घंटे 2 घंटे जो है वो पढ़ाई को मेंटेन करना अपने आप में टफ काम है. तो वो तभी कर सकते हैं जब आपको मज़ा आएगा उसको करने में. ठीक है. सो द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 A2 इक्वल टू 1 एंड देन आगे तो कह रहा कि फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. ठीक है. अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन समझना. उसने टर्म्स कौन सी बोली है उसे छोड़ दो. उसने कहा फॉर n इक्वल टू 1, राइट, आपको an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू चाहिए. तो यानी कि 1 प्लस 1 रखा तो 2 हो गया, और अपॉन an की वैल्यू 1 रखी. अब a2 भी 1 है, देखो a2 भी 1 है और a1 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 आ गया. बट द मोमेंट मैंने जैसे फॉर n इज इक्वल टू 2 की बात करी, तो इस फॉर्मूले में देखिए an प्लस 1 अपॉन an, नाउ इट इज a3 अपॉन a2. नाउ मेरे पास a3 नहीं है, a2 तो मेरे पास है, a2 तो कितना है 1 है, बट मेरे पास a3 का वैल्यू मेरे पास नहीं है. सो a3 निकालना पड़ेगा मुझे. अब देखिए उसने मुझे a3 निकालने का जुगाड़ दिया है. क्या दिया है कि अगर मैं n की वैल्यू को 3 रखूंगा, सो a3 कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 3 माइनस 1 a2 और 3 माइनस 2 a1. ठीक है. सो इसका मतलब a2 और a1 कितना है? 1 1 है, तो 1 प्लस 1, तो इसका मतलब 2. इसका मतलब मेरे पास जो a3 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई. सो अब मैं यहाँ पे a3 का वैल्यू रख सकता हूँ. a3 का वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, सो मेरे पास कितना हो गया? 2 अपॉन 1 दैट इज 2. सो फॉर n इक्वल टू 2 मैंने ये वाली वैल्यू भी निकाल दी. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे. अब मुझे क्या चाहिए? फॉर n इक्वल टू 3 मुझे an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू 5 तक चाहिए, है ना. तो an प्लस 1 अपॉन an कितना हो जाएगा? इट इज a4 अपॉन a3. अब मेरे पास a3 तो आ चुका विच इज 2, बट अब मेरे पास a4 नहीं है. अब a4 कैसे आएगा? इसी फॉर्मूले में मैं जब n की वैल्यू को 4 रखूंगा बच्चों, तो a4 बराबर 4 माइनस 1 3 a3 प्लस 4 माइनस 2 2 a2. सो देखिए बच्चों a3 इज 2 और a2 इज 1, राइट. सो 2 प्लस 1 3, सो a4 इज 3. a4 इज 3. क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा. सो मेरे पास कुछ गलत आ गया क्या? नहीं, सही आ गया. सो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने a4 की वैल्यू 3, तो 3 यहाँ रख दी. ठीक है. सो 3/2 हमारा आंसर हो गया. ठीक है, जल्दी से बताइएगा. अब मुझे यही एक्सप्रेशन का वैल्यू देखिएगा, n प्लस, अभी मेरे पास n1 2 n3 के लिए आ गया ना. अब मुझे n4 के लिए निकालना है. फॉर n इक्वल टू 4 किसका वैल्यू निकालना है? इसी का निकालना है. an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू निकालना है. सो इट इज a5 अपॉन a4. a5 कितना है बच्चों?
मेरे को पता नहीं, बट A4 कितना आया, अभी ताजा ताजा 3 आया, A4 मुझे पता नहीं। अब करने को मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता था, है ना, डायरेक्टली ऐसे कर सकता था कि मैंने देखा कि कोई भी टर्म अपनी पिछली 2 टर्म्स का सम है, A3 A2 A1 का सम है, A4 A3 A2 का सम है। देखो बच्चों, अगर मुझे A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, और मैंने इवन A6 भी लिख दिया। अब A1 तो 1 है और A2 भी 1 है। अच्छा, A3 कैसे आएगा, A2 प्लस A1 को ऐड करके, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, है ना, पिछली 2 टर्म्स को ऐड करके अगली टर्म आ रही है ना, A3 और A2 को ऐड करके A4 आ रहा है, फिर A2 और A3 और A4 को ऐड करके, यानी कि 2 और 3 5 आएगा, और फिर 5 और 3 8 आएगा। ऐसे मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बट अगर मेरे को डायरेक्ट नहीं भी करना आ रहा है तो मैं आराम से करूँगा, क्या दिक्कत है। अब देखो, मुझे अगर n = 5 रखूँगा मैं, तो मुझे A5 कैसे मिलेगा बच्चों, इट इज़ 5 - 1 4 A4 प्लस 5 - 2 3 A3, सो A4 इज 3 एंड A2 इज 2। कहाँ पे है, A4 इज 3 एंड A3 इज 2, सो इट इज 5। सो A5 की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 5 आ गई। ठीक है, आप चेक कर लो। ठीक है, एंड सिमिलरली बच्चों, अगर n की वैल्यू को मैं कितना लूँगा, 6 लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली जब n की वैल्यू 5 रखूँगा तो 5 + 1 6, तो मेरे को A6 की भी नीड पड़ेगी। तो A6 की नीड पड़ेगी, तो इसका मतलब 6 - 1 A5 और प्लस 6 - 2 A4, राइट। सो A5 की वैल्यू 5 प्लस A4 की वैल्यू 3, सो इट इज़ 8। तो अगर आप देखो A6 की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो ऐसे भी करके कर सकते थे हम लोग। सो A5 की वैल्यू लिखेंगे उठा के बच्चों 5/3। एंड फाइनली बच्चों, इसी गेम में आपको n = 5 के लिए जब आपको an + 1 अपॉन an का वैल्यू पूछा गया, तो आप क्या करोगे, A6 है ना, 5 + 1 6 अपॉन A5, और A6 कितना है भैया हमारे पास 8, और A5 कितना है 5, तो 8/5। ठीक है भैया। सो n1 n2 n3 n4 एंड n5, इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, n की 5 वैल्यूज के लिए हमने an + 1 अपॉन an का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सो यानी कि यहां पे हम लोगों ने सीक्वेंसेस को यूज करना सीख लिया, है ना, सीक्वेंस की रेशो निकालने सीख गए, राइट, सीक्वेंस की टर्म्स निकालना सीख गए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस देखिए। अब इसके अलावा इसके जैसे आपने देखा होगा कि 8.1 के अंदर 10 क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही होंगे सॉल्व, है ना, अलग थोड़े ही हैं, तो सारे ऐसे सॉल्व होंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों, कॉन्सेप्चुअली लर्निंग करनी है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। सो फटाफट से इसको नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए यहाँ पे 20th एंड nth टर्म्स ऑफ जीपी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्टार्टिंग पे ही। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सीक्वेंस भी पढ़ा दिया, आपको सीरीज भी पढ़ा दिया। अब मैं बताऊंगा कि व्हाट इज अ जीपी एंड जीपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं और उसके सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं। ये 3 चीजें बताऊंगा, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करने चलेंगे। ठीक है, सो बच्चों अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जीपी क्या होता है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो कम शब्दों में पूरी बात बता के चलूंगा आपको मैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स a × AR × AR² × AR⁻³ एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं हम लोग जीपी। जीपी बनाने के लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, जीपी बनाने को आपको चाहिए एक तो फर्स्ट टर्म a, और एक आपको चाहिए कॉमन रेशो। कॉमन रेशो बेसिकली क्या होता है बच्चों, किसी भी टर्म को, राइट, जैसे मान के चलिए अगर आप देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो कॉमन रेशो अगर आप देखेंगे तो किसी भी टर्म को आप उठाओ जीपी की, लेट्स से आपने A4 उठाया और इसको पिछली टर्म से डिवाइड करो, या फिर आपने A3 उठाया और आप A2 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आपने A2 उठाया A1 से, तो ये सारे के सारे रेशो इक्वल होंगे। एंड दैट्स वाई ये रेशोज इक्वल हैं, तो इनको हम लोग कॉमन रेशो बोलते हैं। एंड ये रेशो कितना है, R है। सो बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो देयर इज अ फर्स्ट टर्म एंड देयर इज अ कॉमन रेशो। तो कभी भी कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर हमें चेक करना है कि जीपी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी टर्म्स का
हम लोग रेशो चेक करते हैं कि A4/A3, A3/A2, एंड इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो कोई भी टर्म अपॉन उससे पिछली टर्म, है ना, AN/AN-1, राइट, कोई भी टर्म और उससे अपॉन उससे पिछली टर्म, राइट। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि कोई भी टर्म लोगे, है ना, और नेक्स्ट टर्म, है ना, सो AN+1/AN, राइट। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो A2/A1 की बात कर रहे हो आप। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन रेशियो एज वेल, ठीक है। सो जीपी बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, आपके पास एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए और फिर आप क्या करते हो, हर बार नेक्स्ट टर्म लाने के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो देखो A × R AR, फिर AR × R AR², फिर AR² × R AR³, है ना। तो ऐसे करके अपन जीपी लेके आते हैं, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द जीपी। जीपी फाइनाइट भी हो सकती है अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है, और जीपी इनफाइनाइट भी हो सकती है अगर उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला है। सो ये जो मैं nth टर्म ऑफ जीपी की बात कर रहा हूं, और जनरली हमारे जो एग्जाम में या फिर हम लोग एनसीईआरटी लेवल पे बात करें, सो nth टर्म का मतलब हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, है ना, शुरुआत से बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे कि भैया हम लोग जो कोई सी भी टर्म है वो उसको यहां से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है ना। भाई नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। सो हम लोग अब इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पे एक पैटर्न देखो, देखने वाली बात है। जब A4 था तो R की पावर 4 से कम थी, जब A3 था तो R की पावर 3 से कम थी। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया मुझे कि जो nth टर्म होगी उसमें मैं A × R की पावर n में से कम लूंगा, तो A × R पावर n-1। तो nth टर्म ऑफ जीपी बेसिकली क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है A × R पावर n-1। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे भैया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग फाइनाइट, डेफिनेटली अगर n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब उस केस में क्या होता है कि देखिए जब जीपी में, है ना, जीपी बेसिकली क्या होता है, एक जीपी अगर मैं आपको शो कर दूं तो जीपी बेसिकली आपको ऐसा दिखेगा, AR, AR², AR³, राइट, एंड अप टू nth टर्म्स को कैसे लिखते हैं, AR पावर n-1, है ना, nth टर्म ऐसे लिखते हैं। सो बच्चों अगर सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहा हूं जीपी की, यानी कि Sn की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो अगर R की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 होगी, ठीक है। सो अगर कॉमन रेशो ही 1 हो जाए तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा भैया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, A को R की वैल्यू 1 रख के देखो, तो R की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा, A, इन सबको आप कितनी बार जोड़ रहे हो, n टाइम्स जोड़ रहे हो, है ना, n टाइम्स। सो A को आप n बार जोड़ रहे हो, तो यानी कि n × A, ठीक है ना, यानी कि n × A। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP व्हेन R is equal to, common ratio is equal to 1 is equal to n × A. But if R is not equal to 1, then there is a very simple formula, Sn is equals to first term A into R power n-1 upon R-1, right? So this is the sum of n terms of GP. Clear है क्या? जल्दी से बताइएगा। So this is GP में nth टर्म का फॉर्मूला एंड देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP व्हेन R इज इक्वल टू 1 एंड R इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। फटाफट से इतनी जानकारी बच्चों प्लीज नोट करिएगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू सम क्वेश्चंस, है ना, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, उसने बहुत ही सिंपली बोला है, क्या बोला है भैया, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो देखिए ये जो जीपी है इसमें फर्स्ट टर्म 5/2 है, आप भी समझते हैं, एंड कॉमन रेशो बेसिकली बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सो ये बेसिकली आ जाएगा 5 से तो 5 फट गया एंड 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो कॉमन रेशो इज 1/2, और आप देख भी सकते हो 5/2 की 1/4 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5/4 आएगा, ठीक है। सो
आपके पास कॉमन रेशो आ गया, आपके पास ए आ गया, ठीक है। कोई भी टर्म, अच्छा आपको जीपी में कोई भी टर्म निकालनी हो उसके लिए आपके पास सिर्फ दो ही चीज होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपके पास ए का नॉलेज होना चाहिए, एक आपको आर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो एन की कोई भी वैल्यू होगी वो गिवन ही होगी, ठीक है। सो मेरे पास ए आ चुका, आर आ चुका, मेरे से 20th टर्म पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक बात सुनिए, nth टर्म क्या होगी, ए इंटू आर की पावर n-1, राइट। अच्छा मैं अगर n की वैल्यू को क्या ले लूंगा बच्चों, इट इज 20 है ना, क्योंकि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, मुझे 20th टर्म निकालनी है। तो A20 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 5/2, राइट, और आर का वैल्यू कितना है बच्चों, इट इज 1/2 एंड 20 - 1 यानी कि 19। सो 5/2 इंटू 1/2 पावर 19, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज A20 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 की पावर 20, ठीक है। दैट्स इट, ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे भैया, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को nth टर्म चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, मुझे nth टर्म चाहिए। सो nth टर्म निकालने के लिए तो देखो सिंपल है, मेरे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए, है ना, nth टर्म निकालने के लिए, क्योंकि उसने मेरे से क्या भी पूछा है, उसने मेरे से nth टर्म भी पूछा है। सो nth टर्म निकालने के लिए a इंटू आर पावर n-1, तो an इज इक्वल टू ए कितना है बच्चों 5/2, ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 5/2 है, एंड r इज बच्चों हाउ मच 1/2 पावर n-1, दैट्स इट। ऐसे करके हमने को लिखना है, ऐसे करके हमको लिखना है, या फिर आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, an इक्वल्स टू 5 इंटू 1/2 की पावर n-1। तो देखिए बच्चों, जब सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो बेसिकली ये 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, तो यानी कि आप इसको ऐसे भी परसीव कर सकते हैं कि 1/2 की पावर जो है वो 1 प्लस n-1, एंड इवेंचुअली 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा। तो ऐसे भी करके आप देख सकते हैं, एंड अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको 20th टर्म निकालना है, आप n की जगह 20 रख दो, देखो वही आंसर आ गया, ठीक है ना। आपको 15वीं टर्म निकालनी है, आप n की जगह 15 रख दो, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। क्लियर है। अब अगर ये चीज आपको क्लियर है ना, इसको फटाफट से नोट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा इंप्रूव करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास नए क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यार ये फॉर्मूला लग के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एंड दैट्स हाउ वी डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनसाइड अस, ठीक है। सो फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसने कहा विच टर्म ऑफ जीपी इज अप टू n टर्म्स इज 131072। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है ये कोई जीपी है भैया, ठीक है, इट इज 2, 8, 32 एंड अप टू n टर्म्स, ठीक है। कह रहा है इस जीपी में आगे चल के एक टर्म आएगी 131072। भैया ये आपकी पहली टर्म हो गई, ये आपकी दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई। वो कह रहा है कि ये वाली टर्म कौन सी है ना, ये वाली टर्म कौन सी है। तो मैंने कहा लेट्स से ये nth टर्म है, तो मुझे अब n की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा विच टर्म ऑफ जीपी अप टू n टर्म्स इज दिस, यानी कि इस जीपी में ये 131072 कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है। मैंने कहा लेट्स से nth टर्म है, तो अब मुझे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, an इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने पास कॉमन रेशो होना चाहिए। कॉमन रेशो इज a2 अपॉन a1, दैट इज 4, ठीक है ना। तो कॉमन रेशो आ गया 4। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, an का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1, दैट मीन्स nth टर्म मेरे पास कितनी है 131072, एंड a कितना है मेरे पास 2, एंड r कितना है मेरे पास 4, एंड पावर n-1, ठीक है। अब बच्चों जरा इसको जरा डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 131072 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 4 की पावर n-1। सो ये जाएगा 2 6 12, राइट, और 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, इट इज 4 की पावर n-1। अब स्टूडेंट्स 65536, अब अपने को इसका स्क्वायर रूट वगैरह कुछ निकालना पड़ेगा, है ना। अपने को देखना पड़ेगा भैया कि ये 4 का जो है
मतलब ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 4 की कौन सी पावर है ये, ठीक है, 4 की कौन सी पावर है ये। सो या तो अपन एक काम कर लेते हैं, 65536 को 4 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 6 24, 4 तिया 12 और 4 8 32, 4 चौक 16, है ना। तो 4 चौक 16, राइट, 0 4 निम 36, 4 6 24, फिर 4 से फिर डिवाइड करते हैं 1 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, राइट, फिर 4 से करते हैं 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 6 24, फिर 4 6 24, राइट, एंड 4 6 24 और 4 चौक 16, एंड देन 4 क्यों कर रहे हैं 4 से डिवाइड भैया, हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, लेकिन हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको 4 की पावर देखनी है। तो 4 एकम 4 और 4 6 24, एंड देन 4 चौक 16, एंड देन 4 एकम 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 4 की पावर 8 बराबर 4 की पावर n-1, ऑन कंपेरिजन n-1 की वैल्यू 8, तो यानी कि n की वैल्यू 9। सो यानी कि इस जीपी को कंटिन्यू करेंगे तो 9वीं टर्म जो है हमारी 131072 बैठेगी। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, एकदम बेहतरीन क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा मेरे को। अमेजिंग, परफेक्ट, वेरी गुड। आइए जरा फर्दर भी प्रोसीड करते हैं ना, फर्दर प्रोसीड करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन पे देखेंगे, 5th क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे उसने बोला, क्या बोला बच्चों, कह रहा कि 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एंड एस, यानी कि 5वीं टर्म पी है एंड 8वीं टर्म क्यू है एंड 11वीं टर्म एस है। सो 5वीं टर्म पी, 8वीं टर्म क्यू एंड 11वीं टर्म एस, ये अपने को गिवन है। और अपने को शो क्या करना है बच्चों, अब देखिए कुछ बच्चे ना देख के डर जाते हैं, बट जीत उनकी होती है जो अड़ते हैं, है ना। जो देख के डर गया क्या फायदा, फिर वो मैथ्स ही नहीं सॉल्व कर पाएगा, राइट। ऐसा करके आपने जनरली देखा होगा कि जनरली लोग ना कुछ सिचुएशंस में एकदम घबरा जाते हैं, बट कुछ लोग समझते हैं कि भाई क्या है ये सिचुएशन, कैसे सॉल्व होगी। सो आपको यही डेवलप करना है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस दृष्टिकोण से किसी भी प्रॉब्लम को देखना है। तो हमको ये शो करना है। अब देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना आसान क्वेश्चन है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कहा कि भैया एक काम करते हैं, अगर A5 की बात आ रही है तो A5 होता है A इंटू आर पावर 5 में से 1 कम 4, इट इज इक्वल टू P। A8 की बात चल रही है तो A इंटू आर की पावर 8 में से 1 कम गया 7, और ये वैल्यू हो गई Q। एंड A11 की बात आ रही है तो A इंटू आर पावर 10 इज इक्वल टू S, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है क्या। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा हमको ये शो करना है, तो मैंने कहा ये शो करके दिखा देते हैं। तो एक काम करते हैं यार, शो करने का क्या तरीका है। हमने क्या कहा, इस एक्सप्रेशन का LHS देखो, तो LHS है Q स्क्वायर, यानी कि Q कितना है भैया हमारे पास, दिस क्वांटिटी, यानी कि A इंटू आर पावर 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर, और R की पावर 7 दूनी 14, ठीक है। क्लियर है क्या। अच्छा अब हमने इसी का RHS उठाया एंड इसको हमने P इंटू एस किया, तो P कितना है भैया A इंटू आर पावर 4 एंड S कितना है भैया A इंटू आर पावर 10। सो ये हो जाएगा A स्क्वायर और R पावर 10 और 4 14, ठीक है गाइस, ठीक है क्या, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो गाइस, राइट है क्या। हाँ जी परफेक्ट है भाई मामला, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ गया, तो इट इम्प्लाइज क्या कह सकते हैं हम लोग कि भैया Q स्क्वायर भैया, क्योंकि एज LHS इक्वल टू RHS देन वी कैन से इट इम्प्लाइज Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू PS,
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। राइट है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाएं हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हो ले लिया करो आप ब्रेक, बट आई थिंक एक 11वीं क्लास का बच्चा जो है उसको 1 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ने का तो स्टेमिना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना भैया? हाँ, तो 1 घंटा तो कंटिन्यूसली पढ़ने का स्टेमिना होना चाहिए। चलिए ठीक है। सो 6th क्वेश्चन भैया, ओके। कह रहा था 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स 2nd टर्म। तो क्वेश्चन को रीड करना, देखो क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए आपको। अगर आप क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे तो फिर क्या ही फायदा है। कह रहा 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स 2nd टर्म। तो यानी कि 4th टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द 2nd टर्म। यही बोला है क्या भैया उसने? इज द स्क्वायर ऑफ द 2nd टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। डिटरमाइन द 7th टर्म। देखो ये बेबी क्वेश्चंस है ना, बेबी क्वेश्चंस, ठीक है, बेबी क्वेश्चंस हैं। अब कैसे करोगे भैया आप इसको, कैसे करोगे भैया? देखो 7th टर्म अगर आपको बच्चों निकालनी है तो यानी कि 7th टर्म कितनी होगी भैया? इट इज a इंटू आर की पावर 6 और a तो आपके पास है -3, आपके पास r की पावर 6, यानी कि आपके पास क्या नहीं है बच्चों? इस इक्वेशन में आपके पास r का वैल्यू नहीं है, तो आप r निकालोगे। अब r कैसे निकालोगे आप? गिवन कंडीशन से। देखो a4 कितना हो जाएगा? ar³ और a2 कितना हो जाएगा? ar, इसका होल स्क्वायर। सो ar³ देन a² r²। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, r² से ये r टाइम्स कट जाएगा और a से ये, यानी कि r की वैल्यू भी a के बराबर आ गई, चेक कर लो। और a कितना दे रखा है? -3। सो यानी कि इसका मतलब a7 निकालने के लिए -3 इंटू r कितना है? -3, -3 का पावर 6। तो ये हो जाएगा भैया कितना? या तो मैसेजेस छोड़ सकते हैं या फिर माइनस की 6 पावर तो प्लस और माइनस, तो -3 पावर 7। सो बेसिकली 7th टर्म विल बी -3 पावर 7, है ना? तो 3 पावर 7 लिख के माइनस कर देना आपको, ठीक है। सो दिस इज अवर 7th टर्म, ठीक है भैया। चलें आगे, आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में ना? हाँ, तो समझ में आने चाहिए भैया आपको। ओके, सो अब सम पे क्वेश्चन है ना, सम ऑफ द टर्म्स पे क्वेश्चन है। तो कह रहा है, कह रहा आंखों का काजल इश्क में देना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा आहिया से शावा शावा। Okay, so how many terms of the GP are needed to give the sum this? Okay. Okay guys, how many terms of the GP? So it is 3 and 3/2, 3/4. इसकी कितनी टर्म्स लगेंगी, है ना, जो सम इतना आ जाए, ठीक है? इसकी कितनी टर्म्स लगेंगी जो सम इतना आ जाए? तो मैंने कहा भैया लेट n टर्म्स का जो सम है, यानी कि Sn की वैल्यू है 3069/512। तो कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दी जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो यानी कि इस जीपी की लेट से n टर्म्स का जो जोड़ है वो कितना आ गया अपने पास? 3069/512। अपने को क्या चाहिए? n का वैल्यू चाहिए। यही क्वेश्चन है भैया। भैया इस जीपी की कितने टर्म्स का सम हम लें सो दैट द सम ये आ जाए। तो यानी कि हमको Sn गिवन है बच्चों, Sn गिवन है कितना? 3065/1512। अब देखो Sn का फॉर्मूला लिख दूं बच्चों। अच्छा, साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 है, और कॉमन रेशो की अगर मैं बात करूं तो 3 में अगर 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 3/2 आएगा। सो 1/2। सो जो रेशो है, कॉमन रेशो, वो नॉट इक्वल टू 1 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? r नॉट इक्वल टू 1 वाला, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है।
सो दिस इज Sn की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3065 अपॉन 512, राइट। और R कितना है बच्चों हमारे पास, हाफ माइनस 1, ठीक है। एंड A कितना है बच्चों, 3, एंड दिस इज हाफ की पावर n माइनस 1, ठीक है। सो गाइज इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा आ जाओ, जरा सॉल्व करने का टाइम आ गया, सॉल्व करने का टाइम आ गया ब्रो, सॉल्व करने का टाइम आ गया है, ठीक है, सॉल्व करने का टाइम आ गया है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम किस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को n निकालना है। सो देखो अब ये जो 3 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो यानी कि 3065 अपॉन 3 इंटू 512, एंड दिस इज हाफ की पावर n माइनस 1 अपॉन हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ठीक है, ओके। सो अब अगर मैं देखूं तो मैं अगली लाइन में 3065 अपॉन 3 इंटू 512 एंड इंटू माइनस का हाफ उधर भी ले गया मैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू हाफ की पावर n माइनस 1। सो अब देखिए जरा सॉल्व करते हैं ना भैया। इट इज 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 ना, कटा नहीं भैया, कटा नहीं, कटा नहीं। कैसे कटेगा, नहीं कट रहा है क्या, अगर आप देखें बहुत ध्यान से, सो माइनस का 3065 अपॉन ये हो गया 512 इंटू 3, 3 दूनी 6 3 कम 3 3 5 15 और इंटू 2, सो 2 6 12 का 2 का को 1 2 3 6 1 7 2 5 10 का 0 को 1 2 कम 2 और 1 3 3072। सो बच्चों इट इज 3072 हो गया ना, 512 यूनिक दोनों 1024 है ना, 3072, और ये माइनस 1 भी उधर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इट इज 1/2 की पावर n। सो अब स्टूडेंट्स 3072 माइनस 3065, ठीक है, कितना आ जाएगा भैया ये, 3072 माइनस 3065 अपॉन 3072 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, है ना। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा आराम से ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या दया, अच्छा 3069 है ब्रो, ठीक है, यहाँ 9 है, हमने यहाँ तक ध्यान से देखा ही नहीं, 3069 है, ठीक है, 3069 है, ठीक है। सो यहाँ पे 3069 है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे 3065 लिखा है ना उसको 3069 कर दो, राइट, और ये भी 3069 हो गया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, इट इज 3 आ जाएगा, यानी कि 3/3072 इज इक्वल टू 1/2 पावर n। सो इससे काटेंगे 310 3 दूनी 6 3 चौक 12, सो 2 की पावर n इक्वल टू 1024। बेटा बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो आज सीख लो कि 2 की पावर 10 होता है 1024, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है ना, कंप्यूटर्स में पढ़ाते हैं ना, है ना, जो मेमोरीज होती हैं हमारी, ठीक है, वो जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं आपने देखा है कैसे होते हैं, 2 GB 4 GB, है ना, फिर उसके बाद 8 GB, क्यों, क्योंकि 2 की पावर में चल रहा है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 16 GB, फिर 64 GB, फिर 128 GB, फिर 256 GB, फिर 512 GB, है ना, ऐसे करके चलता है काम, ठीक है, फिर 1024 GB का 1 TB हो गया, ठीक है, क्लियर है क्या। सो 2 की पावर में चलता है मामला, n इक्वल टू 10 आ जाएगा आंसर, वंडरफुल, है ना। बस ये 3069 की जगह में 3065 लिख दिया था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सभी को, चलें आगे हम लोग, है ना। तो यही जीपी में आपको सीखना है ना, जीपी में बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वही सीखनी होती हैं, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर तो क्वेश्चंस के लेवल तो कितना भी बढ़ा सकते हो, फिर तो ये बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन है, फिर एनडीए जेई सीयूटी और जेई एडवांस और मेंस सब लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है ना। तो हमको लेकिन स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए क्या चल रहा है
कि भैया यही सब चीज़ें सीखें तो वी विल बी एबल टू डू बेटर इन द स्कूल एग्जाम्स। अब देखिए समेशन की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि समेशन कैसे खोलते हैं। k की वैल्यू 1 लेने के बाद k की वैल्यू आप 1 लोगे, फिर आप k की वैल्यू 2 लोगे और आप k की वैल्यू फिर 3 लोगे एंड कहाँ तक लोगे बच्चों, k की वैल्यू 11 तक लोगे। k की वैल्यू आप क्या लोगे, 11 तक लोगे, ठीक है। अब इसी का समेशन निकालना है बेसिकली, यानी कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेके 11 2 + 3 की पावर k का, ये आपको निकालना है। अब बच्चों देखो ये तो आपको पता है कि 11 टर्म्स हैं, ये टोटल कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है, क्योंकि 1 से लेके हमने 11 तक लिया है। k का वैल्यू हमने 1 से लेके 11 तक लिया है। अब यानी कि इसका मतलब ये 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि ये 11 बार जोड़ दें, और 11 बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब 2 × 11 कर दें। भाई 2 को 11 बार जोड़ोगे तो 11 × 2 हो जाएगा या 2 × 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 3 पावर 1 से लेके और 3 स्क्वायर 3 क्यूब और ये कहाँ तक 3 पावर 11 तक आप लेंगे, और ये हो जाएगा भैया 22 साफ साफ। और ये सम ऑफ 11 टर्म्स, तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 11 -1 अपॉन r -1। चेक कर लो, अरे कौन सा फॉर्मूला लगाया है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया है, a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 एंड वेयर a आपका 3 था, ठीक है जीपी में, और कॉमन रेशो भी आपका 3 था। तो ये आपने क्या कर दिया, 3 × 3 की पावर 11 -1 अपॉन 3 -1, सो इट इज 22 + 3 अपॉन 3 में से गया 2 एंड दिस इज 3 पावर 11 -1, ठीक है गाइस। जल्दी से बता दीजिए परफेक्ट चल रहा है क्या मामला, आ रहा है सभी को समझ में, जल्दी 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 बोलो बोलो गाइस, ठीक है। सो 22 + 3 अपॉन 2 3 की पावर 11 -1 एज इट इज भी छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज 3 की पावर 11 तक सॉल्व करना पड़ेगा, एक घटाएंगे, ठीक है। समझ में आने वाले को समझ में आ जाएगा कि क्या किया है बच्चे ने, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलें आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों। ओके, सो 9th क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। आ रहा है ना भाई समझ में, हैं परफेक्ट चल रहा है ना मामला, हाँ सोना नहीं है, ठीक है, आँख खुली रखनी है। किस टाइम पढ़ रहे हो ये बताओ, रात को 2 बजे, अबे पहले ही पढ़ लेते हैं, रात को 2 बजे पढ़ रहे हो, पहले ही पढ़ लेते। सर सुबह 4 बजे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया, सुबह 4 बजे कुछ काम नहीं है, सोया कर। हाँ चलो अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है भैया। सो 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term and the common ratio and the sum to n terms of GP. क्या बात है, sum of the first of the 3 terms of GP is 16. तो ठीक है एक GP ले लेते हैं, एक काम करते हैं GP लेते हैं, it is AR square, फिर AR cube, AR power 4 and AR power 5। कह रहा है कि the sum of first 3 terms of GP is 16। तो पहले 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना है बच्चों, इट इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। सो सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है उसका सम कितना है बच्चों, 128 है। ये गिवन कंडीशंस है ना, ओके। कह रहा डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, तो अपने को क्या निकालना है भैया, टू फाइंड क्या करना है भैया हमको, फर्स्ट टर्म यानी कि हमें ए का वैल्यू निकालना है एंड कॉमन रेशो आर निकालना है एंड सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, ओके ठीक है। ए आर निकल गया तो सब कुछ ही निकल जाएगा। सो कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। इट इज, अगर मैं बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो तो मैं सेकंड टर्म में अगर आर स्क्वायर आर क्यूब कॉमन ले लूं,
सेकेंड टर्म में, सेकेंड इक्वेशन में आर क्यूब कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा a इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 128। और इस क्वांटिटी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 16, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी हो गए ना, तो 16 इट इज इक्वल टू 128। और 16 अट्ठे 128 होता है, 16 8 राइट, एंड देन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज 2 हो जाएगा बच्चों। चेक कर लो। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है समझ में, एकदम बेहतरीन, वेरी गुड। नाउ द मोमेंट आपको अगर आर का वैल्यू मिल गया, सो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिएगा यहां से अगर मैं a कॉमन लूंगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है, और r कितना है बच्चों? 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4। ओहो कितना गंदा है हमारा a, 4 2 6 और 1 7, a का वैल्यू हो जाएगा 16/7। कितना गंदा है भैया हमारा, जो अगर हम देखें तो भैया क्या हो जाएगा? इट इज 16/7 इंटू 7 निकलिए, बिल्कुल a की वैल्यू 16/7 आ जाएगी। अब हमको क्या चाहिए? देखो a निकाल चुके, r निकाल चुके, अब सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए बच्चों सम ऑफ n टर्म्स आता है, इट इज a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि a कितना है? 16/7, r कितना है? 2 पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, सो 2 माइनस 1, सो बेसिकली दिस इज, है ना, इट इज 16/7 इंटू 2 पावर n माइनस 1। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। अच्छा एक बात बताओ यार, गर्लफ्रेंड है? जब वो हंसती है अच्छा लगता है। पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ, पढ़ लो, यही फ्यूचर है ना? ट्रैप, हनी ट्रैप। चलिए, सो 10वां क्वेश्चन करते हैं ना। ओके, सो 10th क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना? ओके, 10th क्वेश्चन। Sum of the first 3 terms of a GP is 13/12. Sum of the first 3 terms of a GP is 13/12. ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो। ये क्वेश्चन किया है आपने पहले भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फंस जाओगे आप अगर आपने फर्स्ट 3 टर्म्स ऐसे ले ली तो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ली ना, फर्स्ट 3 टर्म्स ऐसे लोगे तो आप फंस जाओगे। मैं बताता हूं आपको कि 3 टर्म्स या 4 टर्म्स आपको जीपी में कैसे लेनी है। मैं आपको बता रहा हूं गाइस, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। जीपी में 3 टर्म्स कैसे लेते हैं? ऐसे केस में जब सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो a/r, a एंड ar ऐसे लेना चाहिए, और इस क्वेश्चन में तो खासकर ऐसे लेनेंगे, है ना, उससे फायदा होगा। एंड 4 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो a/r, ar क्यूब एंड a/r³। यहां पे कॉमन रेशो r² बैठता है, यहां पे कॉमन रेशो r बैठता है। ठीक है, तो इवन और ऑड टर्म्स का चक्कर इस तरीके से चलता है। बाकी 3 4 बता दी तो 5 टर्म्स में आप एक टर्म आगे बढ़ा देना, एक टर्म पीछे कर देना। 6 टर्म्स में आप एक टर्म और आगे बढ़ा देना, एक टर्म और पीछे कर देना। ठीक है, सो 3 टर्म्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी विल बी कितना बच्चों? लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज a/r, a एंड ar। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है
कि द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीबी इज 13/12, है ना। तो यानी कि a/r प्लस a, ये कितना दे रखा है 13/12, है ना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है भैया, a/r इंटू a इंटू ar का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, इट इज -1, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। एंड वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है भैया, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है एंड द टर्म्स, है ना, यानी कि ये जो टर्म्स हैं a/r, a और ar, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली टर्म्स निकालने के लिए हमें कॉमन रेशियो के साथ साथ फर्स्ट टर्म भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये लेने का फायदा ये होता है कि r से r कट जाता है, और ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का। अदरवाइज अगर आप ar स्क्वायर लेते तो आप सॉल्व नहीं कर पाते फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सो यहाँ पे सिंपल a³ की वैल्यू अगर -1 आ जाती है तो बच्चों सिंपली a का वैल्यू -1 आ जाता है, ठीक है। एंड द मोमेंट a का वैल्यू -1 आया, आपने यहाँ पे ठाके पुट कर दिया, कितना, इट इज, आप a कॉमन ले लो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखो। सो a का वैल्यू मैंने कॉमन लिया तो 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। एंड a कितना है भैया हमारे पास -1, तो -1 चाहे उधर भी भेज सकते हैं हम लोग, तो -13/12 भी हो गया। अब देखिएगा 1 प्लस r स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 13/12r। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे। इट इज 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर बराबर -13r। सो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 12 144 एंड 144 और 25 के फैक्टर देखेंगे, है ना। 144 के फैक्टर्स देखोगे जरा मैं, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 छिंग 12 एंड 2 एकम 18, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 निम 18। सो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9 25, हाँ तो सही तो है। 16 निम्मा 144, तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12। So it is 12, we can also take, it is 4r common, तो 3r plus 4 and 3 common लेंगे तो 3r plus 4। So it is r की वैल्यू -4/3 and माइनस का 3/4। So ये बेसिकली r की 2 पॉसिबल वैल्यूज है। द मोमेंट आपके पास r की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई बच्चों, उसके बाद आप ये और ये बड़े ही आराम से, बहुत ही प्यार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बड़े ही आराम से, बहुत ही प्यार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। सो कैसे करना है गाइस, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास a का वैल्यू आ गया -1 एंड r की वैल्यू 2 है, कितनी, माइनस का 4/3 और माइनस का 3/4। सो देखो एक बार तो आप क्या ले लो, a की वैल्यू -1 ले लो एंड r की वैल्यू -4/3 रख लो, तो GP कैसी हो जाएगी आपकी, इट इज a/r, a और ar, दैट मीन्स a/r यानी कि -1 अपॉन -4/3, फिर a -1 एंड ar इज -1 इंटू -4/3। सो इट इज 3/4, 1 एंड 4/3। सो दिस इज हाउ 3 टर्म्स ऑफ GPA आ गई। बट अगर आपने a और r के दूसरा कॉम्बिनेशन लिया, अगर आपने a का वैल्यू -1 है ना, पहले तो आपने ये और ये लिया था ना, अब आप ये और ये ले रहे हो, सो a इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू -3/4। तो देखो GP की जो 3 टर्म्स हैं, a/r, a एंड ar, सो इट इज -1 अपॉन -3/4, -1 और ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस का 3/4। सो द GP के 3 टर्म्स हो जाएंगी 4/3, 4/3 और यहाँ पे -1 आएगा बच्चों ना, -1 राइट, और 4/3 -1 और प्लस का 3/4, ठीक है।
अब आप चेक करके देखो ना, ये पहली टर्म है अगर, ठीक है, तो -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, फिर -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3/4, ठीक है। सो 3 टर्म्स ऑफ जीपी या तो वो भी हो सकती हैं और या ये भी हो सकती है। वंडरफुल क्वेश्चन, बेहतरीन, एकदम मजेदार, ठीक है। चलिए तो फटाफट से बच्चों एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो फटाफट से नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक, है ना, मैं वाटर ब्रेक लेता हूं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू दिस वन शॉट, ठीक है। ओके चलो स्टूडेंट्स, तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये बहुत ही प्यारे नंबर्स होते हैं, मतलब इसका सम टू n टर्म्स लेके आना है ना। अब देखो आप खुद सोचो कि ये इनफाइनाइट भी है ना, डॉट 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 करके है। तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे 8 और 8 8, राइट, और हमें n टर्म्स तक का चाहिए, सॉरी n टर्म्स तक का सम चाहिए। तो यानी कि आप समझ रहे हो, हमको ये चाहिए बच्चों, 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 प्लस कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। ये सम हमें सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। अब इसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत ही प्यारी टेक्निक है ना। क्या होती है वो बहुत ही प्यारी टेक्निक बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट इज, सबसे पहले तो 8 कॉमन ले लो, राइट, तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1। यानी कि अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं जीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ना। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अब मैं n टर्म्स तक की बात चल रही है, ठीक है ना, ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं अप टू n टर्म्स तक। फिर अब मैं 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 9 99 999 एंड 9999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस 9 को बच्चों में कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 10 - 1, इसको लिख सकता हूं मैं 10² - 1, इसको लिख सकता हूं मैं 10³ - 1, और इसको लिख सकता हूं मैं 10⁴ - 1। और ये कितना चल रहेगा, अप टू n टर्म्स तक। ये सारी जो सारी कहानी है ये अप टू n टर्म्स तक चल रही है ना। कितना चल रहा है भैया, अप टू n टर्म्स, ठीक है, यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहे हैं, 8/9। अब देखिए 10 10² 10³ 10⁴ कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो यानी कि 10 + 10² + 10³ और इसमें हमको n टर्म्स का सम जो है, राइट, माइनस ये 1 कितनी बार घटाना पड़ेगा, n बार घटाना पड़ेगा, तो n × 1, यानी कि सिंपल n आ जाएगा। भैया 1 को अगर आप n बार घटाओगे तो -n करना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। यहां तक क्लियर है भाई कहानी, यहां तक आपको क्लियर होगी कहानी, है ना। अब देखिए थोड़ा सा अपना क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होंगे, बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, मैंने फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं। अब देखिए ये एक जीपी है जिसमें n टर्म्स का सम हमें लिखना है, तो फर्स्ट टर्म 10 और कॉमन रेशो भी 10 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1, ठीक है, -n। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा। तो ये बहुत ही प्यारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही प्यारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेट अस जस्ट प्रोसीड टू 12th क्वेश्चन बच्चों, 12th क्वेश्चन। ओके, सो 12th क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, है ना, कहता है अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। देखिए एक आदमी है, ठीक है, उसके 2 माता पिता हो गए। अब उन माता पिता को पैदा करने के लिए 4 लोग लगे ना, एक तो दादा दादी और एक नाना नानी, ठीक है। तो एक पर्सन के 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर दादा दादी नाना नानी को पैदा करने के लिए फर्दर 8 लोग लगे, है ना, उनके पापा मम्मी। सो यानी कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक जीपी बन रही है।
तो ये आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स। देखिए उसके पूर्वज यहाँ से शुरू हुए, फर्स्ट टर्म यहाँ से और सेकंड टर्म यहाँ से, थर्ड यहाँ से। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रेसिडिंग हिज ओन। तो उससे पहले के, ठीक है, 10 जनरेशन में कितने एंसेस्टर्स टोटल लगे उस पर्टिकुलर पर्सन को लाने के लिए। देखिए तो इसका मतलब आप समझिए, मतलब आप इस धरती पे ऐसे नहीं आए हैं, आपके पापा मम्मी, उनके पापा मम्मी, उनके भी पापा मम्मी। सो यानी कि 10 जनरेशन में कितने सारे लोगों का आप क्या हैं, आप आउटपुट हैं, ठीक है। सो तो हमको क्या चाहिए भैया, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रेसिडिंग हिज ओन। सो बेसिकली वो सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ रहा है ना, 10 जनरेशन में। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 जनरेशंस प्रेसिडिंग हिज ओन। तो उसकी जनरेशन से जो पिछली जनरेशन में 10 जनरेशन तक के क्या करने हैं आपको, एंसेस्टर्स के टोटल नंबर निकालने हैं। तो आपको सम ऑफ 10 चाहिए। तो सम ऑफ 10 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे 2 है और कॉमन रेशो यहाँ पे 4 है, सॉरी 2 है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो इट इज़ 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 10 मैंने आपको बताया था कि 1024 होता है, ठीक है, माइनस 1। तो इसका मतलब बच्चों 1023, यानी कि 2 3 6, 2 2 4, 2046 एंसेस्टर्स बैठे आपके इन द जस्ट 10 जनरेशंस में, है ना। 2046 जो है आपके एंसेस्टर्स बैठे इन द 10 जनरेशंस। क्लियर है क्या? तो 2046। चलें आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, भैया जल्दी से बताइएगा। 2046, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम है वो है माइनस का 4, ओके, एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, है ना। हमको जीपी निकालनी है। अच्छा, जीपी निकालने के लिए बच्चों हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो चाहिए। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, a5 कितना हो जाएगा, ar पावर 4 और a क्यूब कितना हो जाएगा, ar स्क्वायर। a से a गया, r स्क्वायर से यहाँ पे r स्क्वायर आ गया, सो r की वैल्यू आ गई 2 द मोमेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे यही गलती करते हैं बच्चे, r की वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू आई, पॉसिबल वैल्यूज प्लस और -2, क्योंकि r स्क्वायर बराबर 4 है ना बच्चों, r स्क्वायर बराबर 4 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और -2। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है बच्चों, जीपी निकालने हैं, ठीक है, जीपी निकालने हैं। अरे कहाँ गए हो, अरे भैया कहाँ गए हो, यस। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से a और प्लस AR बराबर -4 है, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, a और AR, अब r की वैल्यू अगर मैं प्लस का 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो 2a बराबर ये कितना हो गया, 3a इक्वल टू -4, यानी कि -4, a की वैल्यू -4/3। एंड द मोमेंट मैं अगर r की वैल्यू को, ये तो r की वैल्यू 2 पे, a की वैल्यू -4/3 हो गई, और r की वैल्यू -2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस -2a बराबर -4, यानी कि a बराबर 4, ठीक है, a बराबर 4। जरा चेक करो, a बराबर 4, यानी कि a -2a इज -a इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल टू 4। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, फाइंड द जीपी। तो जीपी कैसे होगा, देखो 2 टाइप की जीपी पॉसिबल है। एक बार जब आप a की वैल्यू -4/3 लोगे और r की वैल्यू 2 लोगे, तो जीपी कैसे आ जाएगी, -4/3, देन 2 से मल्टीप्लाई -8/3, देन -16/3 एंड सो ऑन। एक तो ये पहली तरह की जीपी हो गई। दूसरे तरह की जीपी, a की वैल्यू 4, राइट, एंड r की वैल्यू -2, ठीक है। अब 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, राइट। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझने का है क्या, कि
हमको इस क्वेश्चन में 2 जीपी तो मिल रही है ना, 5 टर्म्स निकालेंगे ना, 5 टर्म्स। देखिएगा यहाँ पे माइनस का 32/3 और माइनस का 64/3 और यहाँ पे 16 दूनी 32 और यहाँ पे 32 दूनी 64, ठीक है। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्या हमारी जो 5वीं टर्म है, ठीक है, 64, वो 4 टाइम्स ऑफ तीसरी टर्म है। बिल्कुल सही बात है, ये जीपी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और पहली और दूसरी टर्म्स का जो सम है वो -4 है, बिल्कुल सही बात है। और उसके हिसाब से देखेंगे अगर तो 5वीं टर्म 1 2 3 4 5, 5वीं टर्म क्या हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ A3 है क्या? जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। सो इट इज 64 -64/3। सो वो कह रहा है कि A फिफ्थ यानी कि -64/3 क्या आपका 4 टाइम्स A3 है? बताइए भैया, नहीं है ना? तो यानी कि ये वाली देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 टाइम्स ऑफ A3 नहीं, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों जीपी आपकी परफेक्ट है, दोनों जीपी बच्चों आपकी परफेक्ट है, ठीक है। सो कई बार क्या होता है ना, एक्सट्रेनियस एरर्स आ जाते हैं, तो हमने दोनों जीपी निकाली और हमने ये जो दोनों कंडीशंस हैं उनको भी वेरीफाई किया। तो 2 टाइप ऑफ जीपी आपके पास पॉसिबल हैं, एक ये वाली जीपी पॉसिबल है और एक ये वाली जीपी पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है गया? परफेक्ट है भैया मामला, ओके। चलिए तो फर्दर प्रोसीडा करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 4th 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी इज XYZ, तो आपको गिवन क्या है बच्चों? 4th टर्म ऑफ जीपी दे रखा है कितना? X, 10th टर्म ऑफ जीपी दे रखा है Y एंड 16th टर्म ऑफ जीपी दे रखा है Z, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 4th टर्म का मतलब AR³ की वैल्यू X, ठीक है, AR⁻9 की वैल्यू हो गया Y एंड AR⁻15 का वैल्यू हो गया Z, ठीक है। तो अगर आप प्रूव दैट XYZ इन जीपी, अब देखिए कोई भी 3 नंबर को अगर आपको जीपी में शो करना है ना, इफ XYZ इन जीपी, 3 नंबर को अगर आपको जीपी में शो करना है तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया हियर हम कह रहे हैं कि भैया X इंटू Z कितना होगा? AR³ इंटू AR⁻15, दैट इज A² R⁻15 और 3 18। एंड Y² की बात मैं करूंगा तो इट इज AR⁻9 का होल स्क्वायर, यानी कि A² और R⁻9 दूनी 18, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सो हियर वी हैव Y² इक्वल टू XZ एंड इट इंप्लाइज XYZ इन जीपी। और ये ऐसा हुआ क्यों? Y² इक्वल टू XZ जीपी की कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि कहते हैं कि जब एक जीपी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो कॉमन रेशियो इक्वल होगा, यानी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो उस हिसाब से Y² बराबर XZ जो है जीपी की कंडीशन बनती है। क्लियर है भाई? ठीक है, चलें आगे फर्दर प्रोसीड करें क्या? तो खटाखट हमने 4 क्वेश्चन कर दिए, है ना। ब्रेक की एक अच्छी बात होती है कि ब्रेक बोर्डम को खत्म कर देता है। ब्रेक किस चीज से? बोर्डम से, ठीक है। बोर्डम मतलब अरे यार बोरिंग हो रहा है यार, इतने क्वेश्चंस कर लिए यार, है ना। सो ब्रेक, है ना, ब्रेक ब्रेक्स द बोर्डम, ठीक है। ओके, सो लेट्स ट्राई दी 15th क्वेश्चन। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। ओ माय गुडनेस, देख रहे हो आप, हमको 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी बताने हैं, यानी कि हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म बतानी है, ठीक है। सो दिस इज द गिवन कंडीशन एंड वी हैव टू टेल द A1, A2, A3 एंड A4। गॉट इट बच्चों? गॉट इट? चेक कर लो। चलिए,
सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस वाले को देखेंगे भैया, है ना, ये लेट्स से फर्स्ट, ये सेकंड गिवन है, तो फ्रॉम फर्स्ट व्हाट वी कैन राइट बच्चों। अच्छा A1 A2 A3 A4 निकालने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग A3 इज AR स्क्वायर एंड A1 इज A प्लस 9, राइट, एंड फ्रॉम सेकेंड टर्म it is A2 is AR and A4 is AR cube plus 18। ओके बच्चों, सो यहां से A और R निकालना है हमें, है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो जी गाइस, बोलो गाइस, बोलो गाइस, बोलो बोलो गाइस, कैसे निकालेंगे भाई, कुछ आइडिया समझ में आ रहा है आपको। अब देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, मैंने अब देखिएगा, मैं यहाँ पे AR स्क्वायर माइनस A की बात कर रहा हूँ 9 है, और यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं AR माइनस AR क्यूब की बात कर रहा हूँ, इट इज़ 18। इसमें अगर आप देखेंगे तो A कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, और इसको अगर मैं AR कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस R स्क्वायर बराबर 18, राइट। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से इस वाली टर्म से अगर मैं माइनस B कॉमन ले लूँ तो माइनस ऑफ AR इज R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18 हो जाएगा। दिस इज लेट्स से थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज लेट्स से फोर्थ इक्वेशन। अब आप फोर्थ बाई थर्ड करो, फोर्थ बाई थर्ड करो तो इट इज माइनस ऑफ AR इंटू आर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी 18, आर क्यूब माइनस 1 से आर क्यूब माइनस 1 गया, A से A गया, सो R की वैल्यू आ गई भैया मेरे पास माइनस का 2। द मोमेंट मेरे पास बच्चों R की वैल्यू माइनस 2 आ गई, तो अब तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इट इज A का वैल्यू निकाल दूंगा मैं A, और R स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 9, सो A इक्वल टू 9 बटे 4 में से गया 3, इट इज 3 3 9, ठीक है। सो A इक्वल टू 3 एंड R इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। सो GP कैसा होगा भैया, GP होगा 3 माइनस 2, है ना। अब देखिए, अब आपके पास बहुत ध्यान समझिएगा, A आपके पास 3 है, R आपके पास माइनस 2 है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कैसे लेके आएंगे, 3 फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 6 फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 12 फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 24 माइनस के, ठीक है भैया। So this is how we will write the 4 terms of GP, 3 minus 6 12 and minus 24। एंड आप कंडीशंस भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो तीसरी टर्म है वो पहली टर्म से 9 ज़्यादा है, और जो दूसरी टर्म है वो चौथी टर्म से 18 ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से इसको स्टूडेंट्स नोट करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, सब सही चल रहा है ना, बिल्कुल बेहतरीन, एकदम आ रहा है समझ में आप लोगों को। Yes, so you have to be very cool, very calm and very positive, है ना, all the time, entire lecture में, ठीक है। कोई कमी और तेज़ी रहेगी तो मेरे को आप बताइएगा, है ना, कमेंट्स में। I love you all, okay। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 2 4 5 6 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ GP। सो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, विच इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग चले जाएं तो जहां से हमने स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया था कि यार देखो, मैं सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, सीरीज पढ़ाऊंगा, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, फिर अब ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो 2 छोटे छोटे से टॉपिक हैं इनको पढ़ाऊंगा, एंड देन फिर वापस हम लोग उस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो कहते हैं कि यार ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या होता है, 2 पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूं मैं, G, है ना, A और B, ठीक है, और इनके बीच में एक ऐसा नंबर डालना जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाए, GP हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। और टेक्निकली G अपॉन A, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, और यहाँ से अपने पास G इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A भी आ जाता है।
सो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, राइट। और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर एक टॉपिक और भी होता है कि हम लोगों को, जैसे यहाँ पे तो दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर डालना हुआ जिससे कि हमें जीपी बनानी पड़ी, बट कई बार क्या होता है हमको इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स का सीन होता है। कैसे? वो कहते हैं कि भैया दो नंबर्स हैं ए और बी और इनके बीच में आपको एन नंबर्स डालने हैं, एन नंबर्स डालने हैं सो दैट कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, पूरा का पूरा ही एक जीपी बन जाए, ये पूरा का पूरा ये क्या बन जाए, जीपी बन जाए। आपको ऐसे G1 G2 G3 करके n नंबर्स ऐसे डालने हैं सो दैट ये पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या बन जाए भैया, एक जीपी बन जाए, है ना, पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या बन जाए, एक जीपी बन जाए। तो ये इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं जिस क्वेश्चन को हमने छोड़ा था। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फिर वापस चलेंगे उसी पेज पे, आप नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। तो 1 और 256 के बीच में 3 नंबर डालने हैं सो दैट ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बन जाए बच्चों, जीपी बन जाए ना, रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए, एक जीपी बन जाए। अब बच्चों ये बहुत आसान है, देखिए इस पर्टिकुलर जीपी के अंदर आप देखिए पहला टर्म आपको मिला हुआ है 1। अच्छा, अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको फिफ्थ टर्म दी हुई है 256। अब अगर आपको सिर्फ कॉमन रेशो मिल जाए तो आप G1 G2 G3 तीनों नंबर्स निकाल दोगे। तो ऐसे काउंट करके आपको अब क्या करना है, कॉमन रेशो निकालना है। तो ये फिफ्थ टर्म 256 है जो कि हो जाएगी AR⁴ इक्वल टू 256 एंड A का वैल्यू ले लेंगे अपन 1, R⁴ इट इज 256। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64 और उसका भी 4 टाइम्स 256। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है बच्चों, R की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा गाइज एक चीज़ और भी समझिएगा, R की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं होगी, प्लस और माइनस 4 होगी। क्योंकि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो +4 का पावर भी 4 अगर आप लोगे तो भी 256 आएगा और -4 का पावर 4 लोगे तब भी 256 आएगा, ठीक है ना, राइट है। बट इसमें प्लस ले या माइनस या दोनों ले सकते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं प्लस लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर मैं माइनस लेता हूं तो यहाँ पे 1 × -4 आएगा, राइट। -4 × -4 यानी कि प्लस का 16 आएगा, +16 × -4 यानी कि माइनस का 64 आएगा और इंटू -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256। तो यानी कि दोनों आर पॉसिबल है, +R वाला भी, +4 वाला भी और -4 वाला भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, R की हमारे पास 2 वैल्यूज मिल गई हैं, R की हमारे पास 2 वैल्यूज मिल गई हैं। तो यानी कि जो 3 नंबर्स हैं G1 G2 G3 है ना, G1 G2 G3। देखिए अब देखिए, अब आप बहुत ध्यान समझिएगा, जब आपने फर्स्ट टर्म 1 ली है और कॉमन रेशो आपने 4 लिया है प्लस का, तो देखिए अगर आपके पास G1 की बात करेंगे तो G1 है आपके पास, इट इज सेकेंड टर्म विच विल कम आउट एज AR, यानी कि 1 × 4 दैट इज 4, ठीक है। फिर सेकेंड G2 कितना है आपके पास, A3 विच इज A × R², यानी कि 1 × +4 है ना का होल स्क्वायर, इट इज 16। एंड G3 कितना है भैया आपके पास, इट इज फोर्थ टर्म, सो इट इज AR³ एंड 1 × 4 का क्यूब यानी कि 4 चौक 16 चौका 64। सो 4 16 64 ऐसे 3 नंबर्स G1 G2 G3 4 16 और 64 आ गए। सो दैट अगर आप बीच में इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक जीपी बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसके 2 आंसर्स होंगे। अगर आप क्या लोगे, A का वैल्यू 1 लोगे और R का वैल्यू क्या लोगे बच्चों, A का वैल्यू 1 और R की वैल्यू -4 लोगे, तो देखिएगा आप बहुत ध्यान से, यही जो आंसर्स हैं G1 G2 G3 के जो आंसर्स हैं वो कैसे आ जाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, A × R 1 × -4 माइनस का 4, 1 × -4 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर यानी कि 16 एंड 1 × -4 का क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस का 64, राइट है बच्चों, -4 16 और -64। तो ऐसे करके 3 नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं
और अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज एक बार इसको नोट करिएगा। तो आपने किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 3 नंबर्स डालने सीख लिए, सो दैट कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में हो जाए। और 3 की जगह वो कल को 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए फटाफट से नोट करिएगा, ठीक है। चलें आगे। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है ना, वो जो लास्ट टॉपिक रह गया उसको भी पढ़ लेते हैं। यानी कि अगर आप थ्योरी पे जाएंगे तो गाइज ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीख लिया हमने, 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखा दिया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और एन ज्योमेट्रिक मीन्स किस तरीके से डालते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दिया। अब बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। देखिए बच्चों, गिवन, अब यहाँ पे देखिए टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, इट इज टॉपिक का नाम है, इसके नोट्स जो है आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके, और वहाँ पे आपको क्लास 11th के नोट्स मिल जाएंगे ना, तो इसलिए आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। सो रिलेशन बिटवीन ओके अर्थमेटिक मीन ए एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान समझिएगा। गिवन टू नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी, एंड वी जनरली टेक पॉजिटिव नंबर्स, है ना, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। तो उससे थोड़ा सा आपके दिमाग में जो है ना कैलकुलेशन बहुत क्लियर रहती है। सो गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, द अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा बच्चों, पिछले साल भी पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन अभी आपको बताया है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन की कहानी कैसी होती है, अर्थमेटिक मीन की कहानी ऐसी होती है कि भैया, अर्थमेटिक मीन की कहानी कैसी होती है ना, मैं आपको बताता हूं। अर्थमेटिक मीन कहते हैं कि भैया अगर a और b 2 नंबर हैं तो ऐसा कोई नंबर बीच में डालना सो दैट ये ए बी बन जाए, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी बाई 2 के इक्वल, ठीक है। सो रिलेशन क्या होता है a और g में, क्या होता है बच्चों रिलेशन, इट इज a अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। प्रूफ एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना होगा तो मैंने डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लेक्चर डाल रखा है जीपी का, उसमें जाके आप प्रूफ भी देख सकते हो, ठीक है ना। बट एज सच दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, वी विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। सो रिलेशन कितना है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, है ना, ये रिलेशन है। चलिए तो फटाफट से बच्चों नोट करिएगा प्लीज, फटाफट से। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द 17th क्वेश्चन, है ना। ओके, अब देखिए उसने बोला है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 3। सो पहले अर्थमेटिक मीन का जिक्र है, तो यानी कि a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। एंड फिर ज्योमेट्रिक मीन बोल रखा है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। कह रहा फाइंड दी नंबर्स, हमको a और b का वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे गाइस, देखिए बहुत ही सिंपल है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना है, इट इज 20, ठीक है। बल्कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, इट इज 64, ठीक है, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों देखिए, कभी भी या तो एक तरीका तो क्या है कि हम लोग b से 64/a लिखें और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और a की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। मतलब देखो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, b बराबर 64/a, है ना, एंड पुट b वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे,
it is 64 by a is equal to 20. So it is a square minus का 20a प्लस का 64 इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है भैया? अब देखिएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का 16a माइनस का 4a प्लस 64, 16 चौका 64 और 16 4 20, तो a माइनस 16 राइट माइनस 4a माइनस 16. सो द a वैल्यू विल कम आउट एज 16 और 4. a का वैल्यू 16 और 4 आ जाएगा. द मोमेंट a वैल्यू 16 और 4 आ गया तो व्हाट वी विल डू बच्चों, वी विल फाइंड आउट b, है ना? b कैसा होगा? सो व्हेन a इक्वल्स टू 16, ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू 64 बाई a 4, तो b इक्वल टू 4. एंड व्हेन a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 64 बाई a यानी कि 16. सो यानी कि उनमें से एक नंबर या तो a 16 b 4 होगा या a 4 b 16 होगा. इंटरचेंजेबली a का वैल्यू बता दिया मैंने आपको. क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए. ठीक है, आगे बढ़े. वेरी गुड. अब स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन पे चलेंगे. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. और जो है अपना जीपी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा था नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर. तो बैक्टीरिया ग्रोथ है ना की बात कर रहा है वो, कि नंबर ऑफ बैक्टीरियाज डबल हो जाते हैं हर घंटे. तो इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, तो पहले अगर 30 बैक्टीरिया है तो अगले घंटे वो 30 का 2 गुना हो जाएंगे. फिर उसके अगले घंटे फिर 2 इंटू 2 इंटू 30 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 गुना 30 का. फिर उसके अगले घंटे 8 गुना हो जाएगा 30 का. सो बेसिकली इस तरीके से हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं हम लोग. कह रहा हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर. तो देखिए एक घंटे आज अभी फिलहाल वो कह रहा है इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द करंट कल्चर ओरिजिनली, तो अगर t इक्वल टू 0 पे ये स्थिति है तो 1 घंटे बाद ये स्थिति होगी एंड 2 घंटे बाद ये स्थिति होगी. जरा चेक करो. तो इसका मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. तो यानी कि एट द एंड ऑफ सेकंड आवर की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो एट द एंड ऑफ द सेकंड आवर, एट द एंड ऑफ द सेकंड आवर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए ना. सो थर्ड टर्म इट इज 30 इंटू 2 की पावर 2, है ना. बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 30 है और कॉमन रेशो इज व्हाट 2 है. ठीक है. सो एक तरीके से ए आर स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा 30 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 2 2 4 3 12 120. फिर वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द फोर्थ आवर. अब फोर्थ आवर का क्या मैटर है भैया? अब देखिए बच्चों सेम पैटर्न आगे चलेगा, सेम पैटर्न आगे चलेगा. यानी कि ये 3 घंटे बाद ये स्थिति होगी, 4 घंटे बाद 2 16 इंटू 30. तो यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों तो 4 घंटे बाद 5वीं टर्म काम करेगी, 5वीं टर्म काम करेगी. यानी कि a इंटू आर पावर 4 यानी कि 30 इंटू 2 की पावर 4. 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 480. सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे एट द एंड ऑफ द nth आवर. सो एट द एंड ऑफ द nth आवर की बात करेंगे. एट द एंड ऑफ nth आवर इज Tn इज इक्वल टू, अब देखो 4 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 5वीं टर्म काम कर रही है. तो अगर nth आवर के बारे बात करूंगा, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं nth आवर पे बात करूंगा तो यानी कि मेरे को n+1 वाली टर्म चलेगी ना. चेक करो भैया, 4 घंटे बाद 5वीं टर्म काम कर रही है तो n घंटे बाद n+1 टर्म काम करेगी. तो यानी कि an+1 विच इज a इंटू आर पावर n+1 -1 यानी कि a इंटू आर पावर n यानी कि 30 इंटू 2 की पावर n. दैट्स इट. दिस इज हाउ इट विल वर्क. ठीक है भैया. सो बैक्टीरिया इतनी तेजी से ग्रो करते हैं भाई, बहुत ही तेजी से. तभी तो 2-3 दिन में आदमी हैं और भाई तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि दे ग्रो एवरी आवर. ठीक है, तभी दैट्स वाई वी गिव एंटीबायोटिक ना. सो व्हाट एंटीबायोटिक्स डू, है ना.
सो दे किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज, है ना, एज फार एज आई नो, है ना, बिकॉज आई एम मैथमेटिक्स पर्सन, सो आई डोंट नो दैट मच ऑफ बायोलॉजी, है ना, बाकी आप लोग अच्छा जानते होंगे ना। पूछेगा अपनी बायोलॉजी वाली मैडम से, सर आपको कैसे पता बायोलॉजी वाली मैडम होंगी? जनरली विमेंस टेक बायोलॉजी बट मैथ्स ऑल्सो टेक टू, ठीक है ना, डॉक्टर्स तो मेल भी होते हैं ना। अच्छा यार एक चीज़ देखो यार, हमने देखा कि ज़्यादातर लड़कियां बायोलॉजी लेती हैं, लेकिन ये बाजार में तो देखते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स मेल होते हैं यार। तो क्या ये मतलब पढ़ते 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 फीमेल से मेल हो जाते हैं कि चलिए आगे चलते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। ओके ग्रेट, सो ये कुछ इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं बच्चों। सो व्हाट विल बी द ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स? 10 सालों में 500 रुपए कितने बन जाएंगे आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कि जैसे हमने 500 रुपये जमा किए, 10% ब्याज लगा के हमें 50 रुपये मिल गया, तो अब हमारे पास एक साल बाद 550 रुपये हो गए। अब वो 10% 550 पे लगाएगा, यानी कि इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। जब ये मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, जब देना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब हम लोग ब्याज पे ब्याज देते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है, और जब हमको ब्याज पे ब्याज मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है ना। ओके, तो जिस पार्टी को भी मिलता है उस पार्टी को मजा आता है, चाहे बैंक को चाहे अपने को, ठीक है। व्हाट विल बी द ₹5 अमाउंट टू रुपीज इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक? सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो ये एक साल बाद की अगर मैं बात करूं, है ना, एक साल बाद की अगर मैं बात करूं तो 10% इंटरेस्ट लगाने का मतलब क्या है? देखिए अच्छा एक बात समझिएगा, 10% इंटरेस्ट, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर n, है ना, where n is the number of years। तो P 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, पावर n की वैल्यू 1, तो मैं एक साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? इट इज 500 × 110 बटे, यानी कि एक तरीके से इंटू 1.1, है ना, 110 बटे 100 कितना हो गया? 1.1 हो गया। अब उसके अगले साल n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी बस, तो यानी कि 500 × 1.1 की पावर 2, ठीक है भैया, ये n की वैल्यू 1 2 होती चली जाएगी बस, तो 500 × 1.1 की पावर 3, ऐसे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साफ साफ आप देखो तो ये एक जीपी बन रही है ना, ये एक जीपी बन रही है। भैया फिर से देखेंगे, 500 रुपये क्या बन जा रहे हैं अगले साल? 500 × 1.1 बन जा रहे हैं, यानी कि 550 रुपये बन जा रहे हैं। फिर उसके अगले साल 500 × 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ, ये A1 लिखा मैंने, है ना, जब n की वैल्यू 1 ली, फिर A2 कितना हो जाएगा? इट इज़ 500 × 1 + 10/100 की पावर 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे करके हमारे पास ये जीपी बन जाएगी। व्हाट विल बी द ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स? तो ये 500 रुपये 10 साल बाद कितने बन जाएंगे? तो या तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा दें कि भाई 10 साल बाद 500 × 1 + 10/100 की पावर 10 ले लें हम, तो ऐसे हमें अमाउंट पता चल जाएगा, यानी कि 500 × 1.1 की पावर 10, ठीक है, या तो हमें ऐसे पता चल जाएगा। बट कितना हो जाएगा ये अमाउंट? व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली? अगर ऐसे निकालना होता तो फिर तो ये पूछता ही क्यों क्वेश्चन, क्योंकि ये तो फिर छोटी क्लास का क्वेश्चन हो गया। ये पूछ रहा है जीपी से, और जीपी से ये एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है? ये देखिए करंटली इतना पैसा है, एक साल बाद इतना पैसा होगा, राइट, और 10 साल बाद 500 × 1.1 की पावर, अगर हम लोग बात करें 10, है ना, 10 साल बाद इतना पैसा होगा, ये मेरे को पता है। बट एग्जैक्टली मैं क्या शो करूंगा कि भैया 10 साल बाद, है ना, ₹500 विल अमाउंट टू इन 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स। वो कैसे दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा कि यार ओरिजिनली t = 0 पे 500 रुपये थे, और एक साल बाद 500 × 1.1 हो गया, तो यानी कि मेरे को एक साल बाद सेकेंड टर्म निकालनी पड़ रही है, तो 10 साल बाद मेरे को 11वीं टर्म निकालनी पड़ेगी, है ना। देखिए 2 साल बाद मैं तीसरी टर्म निकाल रहा हूँ, तो जिस साल बाद भी निकाल रहा हूँ उससे एक फालतू टर्म निकाल रहा हूँ। सो इट विल बी बच्चों कितना हो जाएगा? इसको मैं किससे निकालूंगा? इसको मैं जीपी से निकालूंगा। सो 500 विल अमाउंट टू
इन 10 ईयर्स कितना भैया, इट इज A11 यानी कि AR पावर 10 यानी कि 500 इंटू 1.1 की पावर 10। ठीक है, ठीक है। तो ये निकालने को तो हम लोग सीधा अमाउंट के फॉर्मूले से निकाल सकते थे, बट हमने जीपी से निकाला। तो मैंने आपको दिखाया कि भाई देखो जीपी भी कितना काम की चीज़ है। ठीक है, जीपी कितनी काम की चीज़ है। क्लियर है भैया, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि एक साल में आप पढ़ते ही हो, लेकिन इसकी रिसर्च 100 से भी ज़्यादा सालों में हुई होगी। आप लोग जो मैथ्स में पढ़ते हो वो ऐसा नहीं कि एक दिन में आप पढ़ने लगे, है ना। 50 साल पहले की किताब देखोगे तो यही सिलेबस है, तो सोचो उसको रिसर्च करने में कितना टाइम लगा, है ना। तो ये 100, 200, 500 साल की जो रिसर्च है वो है ये। भाई किसी बंदे ने पढ़ाई करी और हायर मैथमेटिक्स पढ़ी, फिर उसने सीक्वेंस में रिसर्च करी, पीएचडी करी, तब उसने कहा कि अरे यार ऐसी एक जीपी ऐसी एक प्रोग्रेशन बन सकती है कि हम एक फिक्स्ड नंबर लें और हर बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो हमारे को एक डेफिनेट पैटर्न मिल जाता है, उसको हम जीपी बोल देंगे। अब ये पैटर्न कहाँ कहाँ मैच करता है, तो देखा भैया ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मैच करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो ये जो क्वेश्चंस बने हैं ये ऐसे 2 दिन में नहीं बने हैं, है ना, इनको टाइम लगा है। चलिए अब 20th क्वेश्चन बच्चों, 20th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5, तो लेट्स से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कह रहा है उनका अर्थमेटिक मीन बच्चों यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना दे रखा है 8, एंड ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है बच्चों, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, है ना। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा जी इक्वल टू इतना ही होता है ना, और ये दे रखा है 5, ठीक है ना, ये दे रखा है 5। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी हो गई बच्चों 8 दूनी 16, ओके, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 5 पंजे 25। सो आपको सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, कह रहा फाइंड द ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो जाएगी भैया, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, ऐसे तो लिखते हैं ना भी हम लोग। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन लिखा है ना उसने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 25, है ना। कोई मेरे को बताएगा ये रूट्स क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। सो रूट्स निकालेंगे अगर तो माइनस का b यानी कि 16 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac 100 अपॉन 2a, राइट। सो x की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस और माइनस अंडर रूट 156, ठीक है। सो ऐसा कोई मतलब इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, तभी हमको रूट्स समझ में नहीं आ रहे इसके, है ना, तभी हमको इसके रूट्स समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये इरेशनल रूट्स हैं, है ना, हैं रियल रूट्स ही लेकिन इरेशनल रूट्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 20th क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चंस मोर, एंड इसको देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, ओके, एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, ओके, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अरे ये क्वेश्चन गलती से डल गए क्या, ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलती से डर गए बट ठीक है। A3 इज AR स्क्वायर एंड AR पावर 4 इज इक्वल टू 90 एंड A की वैल्यू 1 है, तो R स्क्वायर प्लस R पावर 4। अरे नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भैया, सही बात है। कॉमन रेशो, देखिए कॉमन रेशो निकालना है, और ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि खराब क्वेश्चन है। सो R पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 निम 90, तो प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90। So it is R square, it is R square plus 10, and minus 9, it is R square plus 10. So देखिए R square की वैल्यू R square plus 10 into R square minus 9,
सो आर स्क्वायर की वैल्यू -10 और आर स्क्वायर की वैल्यू +9। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम लोग जो कॉमन रेशो लेते हैं वो रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब अगर आर की स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो आर की वैल्यू +और -3। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर लिया गया है वन शॉट में तो ऐसा लिया गया है कि कहीं ना कहीं आप जाके फंस जाते उस क्वेश्चन में, इसलिए ले लिया गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? चलें आगे, है ना? अब ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया ये वन शॉट। ओके, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसमें भी देखिए ये क्वेश्चन भी किस तरीके से होते हैं सॉल्व, है ना? इसमें अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स चाहिए तो पहले तो मैं 0.6 कॉमन ले लूंगा। क्या 0.6 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, सिर्फ 6 कॉमन आ सकता है। तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, राइट, एंड सो ऑन। फिर मैं 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई, है ना? ऐसे करके मैंने कुछ किया था ना भैया, ऐसे ही करके मैंने कुछ किया था ना गाइस, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सही मायने में क्या हो रहा है, अगर मैं पॉइंट को काट दूं तो 9/10 और ये 99/100 एंड ये 999/1000 हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। और इसको अगर आप देखें बच्चों तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 - 1, नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/10, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/100, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/1000। देखिएगा जरा, है ना? ऐसे ही चलेगा भैया। बस अब देखो हमको कितने टर्म्स का सम चाहिए बच्चों? हमको ये टर्म्स कितनी है, ये टर्म्स कितनी है? n टर्म्स हैं। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज 6/9। 1 को कितनी बार ऐड करना है? n बार, तो n बन गया, 1 × n इज n। और माइनस अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, राइट, एंड अप टू n टर्म्स। यानी कि फाइनली बच्चों आपके पास सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा? इट इज 6/9 n माइनस, ये तो जीपी है, और इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 1/10, और कॉमन रेशो वो भी 1/10। तो यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे? इट इज a इंटू r पावर n -1 अपॉन r -1। सो ऐसे करके आंसर लिख देंगे। दैट्स इट, दैट्स इट, है ना भैया? एक को n बार जोड़ोगे तो एक n बार जोड़ोगे तो 1 × n टाइम्स, माइनस अब ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो a इंटू r पावर n -1, a इंटू r पावर n -1 अपॉन r -1। दैट्स इट। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन शॉट, एंड उम्मीद करता हूं कि अब आपका जीपी बेहतरीन हो गया होगा, बेहतरीन हो गया होगा, राइट। एंड मेरे को कमेंट करके बताइएगा प्लीज, और ये लेक्चर्स एज मैक्स एज पॉसिबल अपनी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड सबको शेयर कर देना, ठीक है? सबको 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 शेयर कर देना ब्रो। सर लड़कियां भी तो देखती हैं लेक्चर, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो ऑल माई सिस्टर्स प्लीज शेयर विद these lectures and notes with your friends, not boyfriends, ठीक है? हाँ, find the 20th term of the series. Find the 20th terms of series 2 × 4 plus 4 × 6 plus 6 × 8 and plus n. So guys, देखिए अगर आप देखेंगे पहली टर्म अगर आप देखो तो पैटर्न दिखेगा आपको। यहाँ पे 2 है, राइट, एंड इससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, तो यानी कि इंटू 2 × 1 + 2, राइट, ऐसे करके मैंने पैटर्न ऑप्टिक जो है वो उसको देखा। यहां पे अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं 2 × 2 + 2, राइट, एंड ये देखो यहां पे 4 × 4 + 2,
राइट। तो क्या मैंने पैटर्न डिटेक्ट कर लिया, इट इज 2n इंटू 2n प्लस 2, राइट। देखो अब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू देखो, अब ये देखो, इसको देखो 6 इंटू 6 प्लस 2। तो ऐसे में क्या करना होता है ना, पैटर्न आपको प्रोजेक्ट करना होता है ना, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न क्या है कि भाई कोई भी टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली n की वैल्यू 1 रखोगे तो a1 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 4। सो इसका मतलब a1 आ गया। फिर आप अगर n की वैल्यू 2 रख दोगे, n की वैल्यू 2 रख दोगे अगर आप, तो 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 6 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया। सो ये पैटर्न हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, वो हमसे पूछ रहा है 20th टर्म, 20th टर्म। सो 2 इंटू 20 राइट, और 2 इंटू 20 प्लस 2, सो यानी कि इट विल कम आउट एज 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 और 2 42। तो यानी कि 20th टर्म होगी 40 इंटू 42, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने निकाल दिया। पैटर्न निकालो और उसके बाद क्वेश्चन कर लो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा ये वन शॉट, एंड कोई भी कमी रह गई होगी तो मुझे प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन शॉट विच विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, है ना। ओके, तो ऐसे करके हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल प्यार से खत्म कर देंगे। बाय बाय। और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में विद्यावाइज ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो। विद्यावाइज ऐप पे जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर क्लास 11th के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाय बाय।